मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। आज कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स ख़वातीन व हज़रात पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, उन पर मुझे बात करनी है। लेकिन कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप सबसे गुजारिश है, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है, अगर आप चाहें तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी का बटन आप लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहें। तोशाखाना का जो केस इमरान खान साहब के अगेंस्ट फाइल किया गया था, आज उसका कला कमा हो गया है। जी हाँ जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को जो स्पेशल जज मोहम्मद बशीर साहब ने जो नैब रेफरेंस के तहत 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी और उसमें उनमें शरीक जुर्म उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है बुशरा बीबी साहब को शरीक जुर्म ठहराया था। इन दोनों हजरात को जो है जो सज़ा सुनाई थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सज़ा को कलअदम करार दे दिया है। मैंने आपको पहले बताया था कि जितने इन फैसलों के अंदर सुकम है, जितने जल्दबाजी के अंदर ये फैसले सुनाए गए हैं और जितने मुज़हका खेज़ ख़वातीन व हज़रात ये फैसले हैं और जितनी जल्दी में इनकी प्रोसीडिंग्स की गई हैं और इमरान खान साहब का जो हक़ के दिफा है वो ख़त्म किया गया है और जो इस पूरे प्रोसिक्यूशन का जो स्ट्रक्चर चलता रहा, इसमें इमरान खान साहब को गवाहान के ऊपर जो जरा नहीं करने दी गई, तो इसके अंदर जो सुकम थे वो मैंने आपको कहा था कि जब ये तमाम तर मामलात हायर जुडिशरी के अंदर जाएंगे और इंडिपेंडेंट जजेस बैठेंगे और वहाँ पर ओपन ट्रायल होगा, वहाँ पर मौजूद मीडिया मौजूद होगा, वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद होंगे, वहाँ पर कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद होंगे और वहाँ पर एलिजिबल जज बैठे होंगे जिनके ऊपर जो है वो उस कदर दबाव नहीं डाला जा सकता जितना कि मातहत अदालतों के ऊपर डाला जाता है, जिसका जिक्र जो है वो 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने भी किया। तो मैंने आपको कहा था कि इन केसेस का कला कमा हो जाएगा। तो आज इस पूरे केस का धड़म तख्ता हो गया है और इमरान खान साहब का जो 14 साल सज़ा का जो सेंटेंस था ख़वातीन व हज़रात, उसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस ने जो है उसको ना सिर्फ कलअदम करार दिया है बल्कि ये हुक्म जारी किया है कि इमरान खान साहब को ज़मानत पर, उनकी एहलिया को ज़मानत पर जो है वो रिहा किया जाए। इस केस के अंदर जो सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी जो प्रोसिक्यूशन ने दिखाई, जो सबसे बड़ी जिसे कहते हैं जो सबसे बड़ा सुकम है और जो सबसे बड़ा जो इमरान खान साहब के हक में जो एविडेंस किया है वो किया है कि जो गवाहान प्रोसिक्यूशन ने तलब किए थे, उन गवाहान को पर इमरान खान साहब को जो है वो जरा का हक नहीं दिया गया, नंबर 1। और जो इकबाली गवाह इस पूरे फैसले के अंदर जिसको कोट किया गया, जी हाँ, ये इंतहाई मुज़हका खेज़ बात है ख़वातीन व हज़रात कि जिस शख्स की गवाही के ऊपर जो है इस पूरे केस को प्रोसीड किया गया, इस पूरे केस की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया और 14 साल की इसकी कैद की सज़ा इमरान खान साहब को सुनाई गई, उस गवाह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो गवाह है इसने ये अंडर मैट्रिक है और ये जो गवाह है ये मेलाफाइडी गवाह है और ये गवाह इंपोर्ट किया गया। इस शख्स को जो है तोशाखाना की चीज़ों के बारे में ना किसी चीज़ का इल्म था, ना इसको तोशाखाना की चीज़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी। जो कुछ रट्टी रटाई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातें इसको सिखाई गई, वही बातें जो है इस शख्स ने आकर सुनाई। और ये जो गवाह था, ये गवाह बेसिकली अंडर मैट्रिकुलेट था और इस गवाह की क्रेडिबिलिटी आप यहाँ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गवाह जो इन्होंने पेश किया प्रोसिक्यूशन ने 6 बार का ये जो 6 बार इसने मैट्रिकुलेशन के एग्जाम्स को अटेम्प्ट किया और ये बरखुरदार जो है 6 बार मैट्रिक पास करने में ख़वातीन व हज़रात फेल रहा। और दूसरा जो एवेल्युएशन की तर्ज इसने पेश की कि इस शख्स का कहना था कि मैंने ये तमाम तर चीज़ें जो है वो तस्वीरों में देखी। सुबहान अल्लाह, मतलब तस्वीरों के अंदर चीज़ें देख के ये भी नहीं देखा कि ये चीज़ें सोने की हैं, ये भी नहीं देखा कि ये चीज़ें हीरो की हैं, जवाहरात की हैं, ये पित्तल की हैं, ये तांबे की हैं, ये किस धात से बनी हुई चीज़ें हैं। एवेल्यूएशन करने वाला ये शख्स कह रहा है कि तस्वीरों के अंदर जो है वो मैंने देखकर अंदाज़ा लगाया। कमाल महारत है भाई इस एवेल्यूएटर की और कमाल महारत से जनाब इसने एवेल्यूएशन की। और मुबैना तौर पर जो कहा जा रहा है कि 1.5 करोड़ रुपए के जो तहाइफ थे, इसकी इस हजरत साहब ने जो है वो 1.5 अरब मालियत बताकर जो है वो गवाही दी जज मोहम्मद बशीर के सामने। तो ये केस हवा में उड़ना था, इसके पल्ले कुछ भी नहीं था। और दूसरा बेसिकली तोशाखाना एक बहाना था ख़वातीन व हज़रात,
عمران خان نشانہ تھا اور ایک پورا کا پورا پراسیکیوشن کا ہدف تھا، گول تھا، وہ یہی تھا کہ الیکشن 8 فروری کا جو الیکشن 2024 تھا اس سے پہلے عمران خان صاحب کو سزائیں سنانی ہے، تاکہ عمران خان صاحب کا جو ووٹر ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو، عمران خان صاحب کا جو سپورٹر ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو، وہ یہ بات ایکسیپٹ کر لے، اپنے ذہن نشین کر لے، قبول کر لے دیٹ عمران خان صاحب از نو مور ان دیٹ کرنٹ پولیٹیکل ارینا آف پاکستان، تاکہ مایوس ہو کر ووٹر نکلے نا، ایسا ہو نہیں سکا۔ اور اس پورے کیس کے اندر جو ہے جتنی جلد بازی دکھائی گئی، اس پورے کیس کے اندر جو ہے وہ مبینہ طور پر جتنی پراسیکیوشن نے جلدی اور تیزی اور پھرتیاں دکھائیں، اس کے اندر رپورٹڈلی جج محمد بشیر صاحب جو ہے وہ اتنا جلدی اس فیصلے کو نہیں سنانا چاہتے تھے، وہ اس پورے نیب کے جو توشہ خانہ کا جو ریفرنس عمران خان صاحب کے اگینسٹ بھیجا گیا ہے، وہ اس کے اندر مزید معاونت چاہتے تھے، وہ اس کے اندر مزید انویسٹیگیشن چاہتے تھے، وہ اس پورے عمل کے اندر مزید جو ہے وہ انکوائری چاہتے تھے، لیکن پریشر اتنا تھا کہ جج محمد بشیر صاحب جو ہے وہ رپورٹڈلی 3 بار ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے اور انہوں نے چھٹی مانگی کہ مجھے چھٹی چاہیے، لیکن ان کی چھٹی ایکسیپٹ نہیں کی گئی، اور پریشر اتنا تھا کہ جج محمد بشیر صاحب کے اوپر کہ اس کیس کے اندر اب ذرا ایک چیز اور بھی آپ نے دیکھنی ہے مضحکہ خیز، کہ اس کیس کے اندر جو سب سے زیادہ سزا قانون کے مطابق دی جا سکتی ہے وہ خواتین و حضرات 14 سال کی قید کی سزا ہے۔ تو جج محمد بشیر صاحب نے 14 سال کی میکسیمم جو ہے وہ سینٹنس عمران خان صاحب کو سنائی، اور فائنلی یہ جو سینٹنس ہے یہ جو ہے وہ قلعدم قرار دی جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو مین اپیل ہے، جو کہ ابھی اس فیصلے کے اندر سینٹنس معطل ہوئی ہے، مطلب سزا معطل ہوئی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جو کنوکشن ہے وہ برقرار رہے گی۔ اب کنوکشن جو ہے خواتین و حضرات یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، کنوکشن جو ہے خان صاحب کی جو نااہلی ہے وہ بیسیکلی خواتین و حضرات وہ ریلیٹ کرتی ہے جو مرکزی اپیل، جو مین اپیل سنی جائے گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ عندیہ دیا ہے کہ مین اپیل جو ہے وہ سنی جائے گی جناب جو اس کے عید کے فوراً بعد۔ تو آج سینٹنس کے معطل ہونے کے بعد اس کیس کا جو ہے وہ 100% دھڑن تختہ ہو گیا ہے، اور امید کافی ہے کہ عید کے بعد اگر اس کی مین اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی جاتی ہے تو اس پورے کیس کے اندر جو عمران خان صاحب کی کنوکشن ہے اس کا بھی کلا کما ہو جائے گا۔ اب ہم خواتین و حضرات ڈسکس کرتے ہیں کہ تاریخ کے اس بہت بڑے یو ٹرن کی جو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 6 معزز جج صاحبان کی طرف سے لکھا گیا سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کا جو خط تھا، اس کے اوپر جو غیر ذمہ دارانہ طرز عمل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنایا، اس طرز عمل کو لے کر کے جتنے بھی قانون دان ہیں وہ انتہائی مایوس تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ایک ہر زبان زد عام کے سامنے جو ہے وہ تنقید کے زمرے میں آ رہے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مبینہ طور پر رپورٹڈلی خود سے اس خواہش کا اظہار کرنا کہ وزیر اعظم پاکستان صاحب ان سے آ کر ملیں، اور قاضی فائز صاحب کا جو ہے وہ ایک سنگل رکنی کمیشن کی فارمیشن بنا کر حکومت پاکستان کی وہ حکومت پاکستان کے حوالے کرنا اس تمام تر انکوائری کو، اس تمام تر انویسٹیگیشن کو، جس کی بینیفیشری خود جو ہے حکومت پاکستان ہے، شہباز شریف اور ایگزیکٹو آف پاکستان ہے، جن کے اوپر مبینہ طور پر الزام ہے۔ تو یہاں پر جو ہے رپورٹڈلی جو ہے اس بات کو جو ہے اسد طور صاحب نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس وقت جو ہے وہ ایک از خود نوٹس لیا ہے، اور اس از خود نوٹس کے تحت جو ہے 7 جو جج صاحبان ہیں وہ فائنلی اس خط کے میٹر کے اوپر آپ سماعت کریں گے، اور یہ جو سماعت ہے یہ بدھ والا دن اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر تھا خواتین و حضرات، اور وہ پریشر یہ تھا کہ پاکستان کے جتنے بھی ٹاپ چوٹی کے وکلاء ہیں خواتین و حضرات، 300 کے قریب چوٹی کے وکلاء نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ خط لکھا، اور اس خط کے اندر مطالبہ کیا کہ یہ جو خط ہے یہ انتہائی سنگین میٹر ہے، اور اس کی ایک بڑی پریسٹیج ہے، اس کی ایک انتہائی اہمیت کا حامل یہ خط ہے، اس کو آپ حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے قاضی صاحب۔ تو قاضی صاحب سے یہ ایک دو بدو مطالبہ کیا جا رہا تھا پاکستان کے چوٹی کے وکلاء کی طرف سے خواتین و حضرات کہ آپ اس کے اوپر ایک سو موٹو ایکشن لیں، اور قاضی فائز صاحب اگر اس کے اوپر سو موٹو ایکشن نہ لیتے تو ریپورٹڈلی جو ہے یہ 300 وکلاء جو ہے ایک آئینی پٹیشن لے کر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں
लेकर जा रहे थे कि इस पूरे खत वाले मैटर को जो है एक लार्जर बेंच बनाकर, बल्कि फुल कोर्ट बनाकर जो है इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो काजी फायज ईसा साहब के ऊपर रिपोर्टेडली खुद एक बहुत बड़ा प्रेशर था। रिपोर्टेडली काजी फायज ईसा साहब की तरफ काजी फायज ईसा साहब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी जो मोअज़्ज़िज़ जज साहबान है, जो जो कानून, आइन और कानून की पासदारी के लिए जाने जाते हैं, उनकी डिग्निटी और इंटेग्रिटी जो है वो आइन और कानून की पासदारी के लिए पहचान, वो उनका एक नाम है, उनकी एक पहचान है, उनकी तरफ से भी ये जो भी रिपोर्टेडली काजी फायज साहब के ऊपर जो है वो एक प्रेशर था। और इसके अलावा मुबैना तौर पर जो है रिपोर्टेडली काजी फायज साहब को जो है ये खबर ब्रेक कर दी गई थी कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो है वो अवामी प्रेशर की वजह से और वकला के प्रेशर की वजह से, आइनी और कानूनी राय के प्रेशर की वजह से जस्टिस जो जिलानी साहब हैं उन्होंने हुकूमती कमीशन की सरबराही करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार को और पीडीएम की सरकार को जो है खत लिख दिया है और उन्होंने माजरत कर ली है कि इस अहम तरीन मैटर के ऊपर जो है एक रिटायर्ड जज को जो है तहकीकात करना ज़ेब नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बतौर चेयरमैन कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कमीशन मैं अपनी जो नॉमिनेशन है उसको विड्रा करता हूँ। तो इस सारे मैटर को काजी साहब ने भांपते हुए जो है फाइनली देर आया दुरुस्त आया, काजी फायज साहब ने एक सो मोटो एक्शन लिया है और अब एक 7 रुकनी जो कमीशन है, 7 रुकनी जो बेंच है वो इस पूरे ये जो मैटर है मुबैना मुदाखलत वाला इसकी समाअत करेगा और ये समाअत बुध को होगी। लेकिन इस पूरे जो फॉर्मेशन ऑफ बेंच है इसके अंदर भी ख़वातीन हज़रात अगर आप देखते हैं तो काजी फायज ईसा साहब ने एक बड़ी बारीक वारदात डाली है। अब इस पूरे बेंच के अंदर जो लोग शामिल हैं वो उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल है, बड़े बाकमाल जज हैं, आइन और कानून की पासदारी करने वाले जज हैं। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब शामिल हैं, बड़े बेहतरीन जज हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं, काजी फायज साहब खुद इसको हेड करने वाले हैं। जस्टिस नईम अफगान साहब इंतहाई जूनियर जज हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा जूनियर जज हैं। इस पूरे बेंच के ऊपर उंगलियां जो उठ रही हैं ख़वातीन हज़रात वो ये हैं कि इंतहाई अहम जज और तीसरे मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मुरीब अख्तर साहब को इस पूरे बेंच के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो है उनको शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि वो दस्तयाब भी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं। तो काजी फायज साहब ने बज़ाहिर फॉर्मेशन ऑफ बेंच के अंदर भी एक बारीक वारदात डाली है। बहरहाल ये जो खत वाला मैटर है इसका ऊंट किस करवट बैठता है, जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।